अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सादिया राजपूत का नॉवल इश्क आतिश। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ इश्क आतिश। तानिया का यूं गेट से लौट जाना मरियम को अचंभे में डाल रहा था। वो अंदर आकर बाबा जान के कमरे में चली आई। अजीब सी बात है बाबा जान, अभी तानिया आई थी, गाड़ी से निकली भी, फिर कुछ सेकंड फोन पर बात करके वो वापस गाड़ी में बैठकर चली गई। कोई जरूरी काम निकल आया होगा। बाबा जान ने किताब बंद करके चश्मे में से उन्हें देखा। बस आकर जाने में क्या हर्ज था, अब मैं बैठी परेशान होती रहूंगी। वो बोली तो बाबा जान मुस्कुरा दिए। तो बेटा मत परेशान होना, उन्होंने सुना ही नहीं। ऐसा करती हूँ उसे फ़ोन कर लेती हूँ। वो बोल कर उठी और कमरे में रखे टेलीफोन सेट से ही नंबर डायल करने लगी। कुछ देर रिसीवर कान से लगाकर उन्होंने वापस रखते हुए कहा, फ़ोन बंद है। आ जाएगी थोड़ी देर में, परेशान क्यों हो रही हो? और आसान से बोले। आप ठीक कह रहे हैं। नाचार वो खामोश होकर बैठ गई, मगर जब तानिया को गए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया तो वो अपनी परेशानी छुपा नहीं पाई। इस बीच वो तानिया को मोबाइल भी ट्राई करती रही, पर कांटेक्ट नहीं हो सका तो उन्होंने नूरुल हुदा को फ़ोन कर दिया। भाई कार में परेशान हो रही हो, आ जाएगी, बच्ची नहीं है। फिर जहाँ भी गई है खुद अपनी मर्जी से गई है। पर उसका मोबाइल क्यों बंद है? अच्छा देखो, मैं घर आ रहा हूँ, अब तुम आराम से बैठ जाओ, परेशान मत होना। फिर वो कुछ देर में ही घर आ गए थे। अभी तक किसी ने खाना भी नहीं खाया था। नूरुल हुदा चेंज करके आया और खाना लगवा दिया। खाना खाकर उन्होंने बच्चों को सोने के लिए भेजा कि उन्हें सुबह कॉलेज जाना था। बाबा जान को उन्होंने कमरे में जाने को कहा, ना वो खुद ही गए। और अब ये तीनों लाउंज में तानिया के आने का इंतजार कर रहे थे। 11:30 बजने तक बाबा जान भी ठीक ठाक परेशान हो गए थे। परेशान तो अब नूरुल हुदा भी थे, मगर चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दे रहे थे। लेकिन उनका इज़्तिराब अभी भी महसूस हो रहा था। वो बार बार तानिया का नंबर ट्राई कर रहे थे। 12 बजे के करीब उसकी कार पोर्च में आकर रुकी तो मरियम एकदम ही बाहर जाने को खड़ी हो गई। खुद नूरुल हुदा की भी जान में जान आई थी, मगर वो मतानत से बोले, नॉर्मली बिहेव करना, देर सवेर हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मरियम ने इस बात में सर हिला दिया। तानिया लाउंज में आई तो उसका धुआं धुआं चेहरा देखकर नूरुल हुदा और बाबा जान भी परेशान हुए। अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे देखकर तानिया की नज़र घड़ी पर गई और वह शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। वो तो कोई बात नहीं, मगर मोबाइल तो ऑन रखना चाहिए था। बाबा जान नरमी से उसकी गलती की निशानदही कर रहे थे। मोबाइल ऑफ तो नहीं है। बोलते हुए उसने अपना मोबाइल चेक किया और बोली, ओहो, बैटरी लो है। तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। मरियम अपनी फिक्रमंदी छुपा नहीं पाई। तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पास आके उसका गाल थपक कर बोली, जाओ जाकर सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। तानिया रोई तो नहीं, मगर माँ को पास देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। वो आहिस्ता से उनके गले लगी। मरियम ने घबरा कर नूरुल हुदा की तरफ देखा। वो भी उलझे हुए लग रहे थे। तानिया, क्या हुआ बेटा? परेशान हो? मम्मा को बताओ बच्चे। वो प्यार से उसकी पीठ थपक कर उसे रिलैक्स कर रही थी। पर वो चुप ही रही तो वो परेशानी से कहने लगी, तानिया बेटा कुछ बोलो। देखो पापा भी परेशान हो रहे हैं और दादा जान भी फिक्रमंद हैं। उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तानिया ने अपने पापा की तरफ देखा और फिर दादा की तरफ। वाकई सब परेशान हो गए थे। वो मरियम से अलग होकर उनसे बोली, मैं ठीक हूँ मामा, आप सब टेंस ना हो। कैसे ना हो टेंस, जब तुम टेंस हो। मामा, तानिया उनकी बात काट कर बोली, अंसर अच्छा लड़का है, आप उसे हाँ कह दें। तुम खुश हो? वो उसकी थोड़ी छूकर बोली तो तानिया कसम जरा सा मुस्कुराकर कहने लगी, ऑफ कोर्स मामा, अपनी मर्जी से शादी पर राजी हुई हूँ, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की। फिर खुश क्यों नहीं होंगी। अच्छा मैं सोने जा रही हूँ, अब सुबह बात होगी। अपनी बात कहकर वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। लाउंज में खड़े तीनों शख्स अपनी अपनी सोच की गिरफ्त में थे। नूरुल हुदा ने अपना कदम उठाया तो बाबा जान उनका इरादा भांप कर बोले, इस वक्त तानी को अकेला छोड़ दो नूरुल हुदा, फिलहाल वो कुछ नहीं बताएगी। नूरुल हुदा उनकी तरफ देखकर जहर खुंद लहजे में बोले, मैं अपनी बेटी को उसके दुखों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, जैसे आपने अपनी बेटी को तनहा छोड़ दिया था। मलिहा के जिक्र पर मरियम के तन बदन में आग लग गई थी, मगर मसलहतन वो कुछ बोले बगैर पलट कर अपने कमरे में चली गई। नूरुल हुदा ने एक नज़र जाती हुई मरियम को देखा, फिर खुद भी सीढ़ियां चढ़ने लगे। लाउंज में तनहा रह गए बाबा जान की आंखें नम हो गईं।
अलिया की मौत के लिए नूरुल हुदा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। के गाल भीगते जा रहे थे। नूरुल हुदा ने तानी के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा। नाइट बल्ब की रोशनी में वो दूसरी तरफ करवट लिए बेड पर लेटी थी। आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करते बेड पर बैठकर वो कुछ भी बोले बिना उसके बालों में उंगलियां चलाने लगे। तानिया निचला होंठ दांतों में दबाए बेहिस लेटी रही। फिर उसे रहा नहीं गया तो एकदम से पापा कहती पलटकर उनसे लिपट गई। पापा की जान। उसके गिर्द बाजू फैलाते नूरुल हुदा ने तानिया को अपने पुरशफ़क़त हिसार में ले लिया। उसका नाम शायान है। मैं उसे पहली बार फ़ाइज़ा के घर पर मिली थी। फिर वो कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी आया था। उनके सीने पर सर रखे आंसुओं के बीच अटक-अटक कर बताने लगी थी। धीरे-धीरे उसे थपकते नूरुल हुदा हर सेकंड के साथ 1 इंच खौफ की दिल-दिल में धँसते जा रहे थे। मजदान और मलिहा का ज़िक्र किए बगैर तानिया ने अपने 3 सालों का हर पल खोलकर उनके सामने रख दिया था। अपनी सोचों से उबरकर नूरुल हुदा ने अपने सीने पर सर रखकर सोती तानिया को देखा। न जाने वो कब सो गई थी। नूरुल हुदा को याद आया, वो बचपन में भी अक्सर कहानियाँ सुनते हुए उनके सीने पर सर रखकर सो जाया करती थी। मगर आज वो कहानी सुनाकर सोई थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान देखते हुए उन्होंने कहानी के आखिरी जुमलों को याद किया। वो कहता है मुझसे शादी नहीं कर सकता, उसके पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम है। पर आप फिक्र मत करें पापा, मैं उसे भूल जाऊंगी। भूल जाना आसान नहीं होता। उसके चेहरे से बाल समेटकर माथा चूमते हुए नूरुल हुदा ने सोचा था। फ़ायदा के पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका था, पर अब बोलने को बचा भी क्या था। सब कुछ तो कह चुकी थी। एक निगाह सबके चेहरों पर डालकर वो किसी के कहे बिना ही वहां से चली गई। किसने सोचा था राख में आग लग जाएगी। खामोशी को तोड़ते हुए समद ने वजदान से पूछा, अब तुम क्या करोगे? दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए बैठे वजदान फैसले पर पहुंच चुके थे। मैं हादी भाई से मिलना चाहता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए? आफाक बरस पड़े। इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा जानते हो? शायान की बात बिल्कुल ठीक है। गड़े मुर्दे ना ही उखाड़े जाएं तो बेहतर है। इस मामले को यहीं ख़त्म कर दो। अगर मामले को हवा दोगे तो बड़े तूफान खड़े होने का खतरा है। अगर तूफान मेरी ज़िंदगी से नहीं टलते तो कोई क्या कर सकता है? कम अज़ कम खुद से तूफ़ानों को दावत मत दो। फिर तुम्हें नूरुल हुदा से बात करने की ज़रूरत भी क्या है, जब शायान और तानिया खुद ही अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने को फ़ैसला कर चुके हैं। सुमेरा ने उलझ कर कहा, ऐसे फैसले अजियत के सिवा कुछ नहीं देते और मैं शायान को तकलीफ से गुजरता नहीं देख सकता। आखिरी सांस भी अजियत से लेने की गारंटी देकर किस्मत ने शायान को मुझे सौंपा था। वो मेरे जीने की आखिरी वजह है। आफाक ने तरहम से उन्हें देखा। और जिस दिन तुमने कसरे फारूकी में कदम रखा, फुप्पो जान तुमसे तुम्हारे जीने की आखिरी वजह भी छीन लेंगे। तो क्या करूं? अपने बेटे की जिंदगी गिरवी रखकर अपनी सांसें उधार मांग लूं? मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। वो दो टोक अंदाज में बोले, फिर कहा, मलिहा कहा करती थी मोहब्बत बोझ नहीं होती फिर भी झुका देती है। मैं जानना चाहता हूँ उसकी बात में कितना सच है। शायान अपने घर की पोर्च में पुलिस जीप रोककर उतरा और लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में आ गया। शर्ट के नीचे जिस्म का वो हिस्सा जहां उसने तानिया के आंसुओं की नमी महसूस की थी अब भट्टे की तरह सुलग रहा था। शर्ट पैंट से बाहर खींच कर उसने गिरेबान के बटन खोल दिए और दूसरे हाथ से अपने शाने को मसलने लगा। मगर सांस की आमदो रफ्त बदस्तूर मुश्किल ही रही। अंदरूनी कश्मकश जुनून का रूप धार चुकी थी। उसने अपने हाथ का मुक्का बनाकर एक धाड़ के साथ सामने दीवार पर दे मारा। अब वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए दीवार पर मुक्के बरसा रहा था। उसके दोनों हाथ जख्मी हो चुके थे और उनसे खून बहने लगा था। फिर भी वो रुका नहीं। उसके तवाना बाजुओं की ताकत से दीवार का पेंट तक उखड़ चुका था। मगर दीवानगी थी कि कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। अब उसने कमरे में रखी चीज़ों को उठा उठाकर फेंकना शुरू किया। उसका दिल चाह रहा था पूरी दुनिया को तहस नहस कर दे। कुर्सियों को उसने अपनी ठोकर से उलट कर रख दिया। बेड पर से तकिए और चादर हवा में उछाल दिए। सेट साइड टेबल से लैंप उठाकर दीवार पर मारने का इरादा था कि उसके तार में उलझकर साथ रखा फ्रेम टेबल पर उलट गया। अम्मी। लैंप छोड़कर उसने मलिहा की तस्वीर वाला फ्रेम दोनों हाथों में किसी कीमती मगर नाजुक शय की तरह एहतियात से पकड़ लिया और अपनी आस्तीन से फ्रेम की शीशे को साफ करके चूमने के बाद सीने से लगाकर कमरे के वस्त में आकर फर्श पर बैठ गया। दीवानगी आंसुओं में ढल गई थी। तस्वीर पर हाथ फेरता हुआ वो सरगोशियों में कह रहा था, कितने आराम से आप मुझे छोड़कर चली गईं। अपने वजूद के हिस्से से कोई ऐसे विन्यास होता है? जिंदगी के हर पल में मैंने आपकी कमी महसूस की है। कहते हैं औलाद तकलीफ में हो तो माँ कब्र में भी बेचैन हो जाती है। आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हूँ। क्या आप चैन से हैं? कैसी माँ हैं? कभी मुझे गोद में नहीं लिया, कभी मुझे लोरी नहीं सुनाई। मैं ठोकर खाकर गिरता तो कभी आपके हाथ मुझे थामने को नहीं बढ़े। तरस गया हूँ मैं आपके एहसास को। पर क्या आज भी मुझे आपकी आगोश नहीं मिलेगी? अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ। आप कैसे मेरी तकलीफ पर चुप रह सकती हैं? आज तो आ जाएं।
क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि अपनी माँ के गले लग सकूं? मलिहा की तस्वीर को सीने में भींच कर वो फूट फूट कर रो पड़ा। आई एम मिसिंग यू अम्मी। अब तक अपनी ज़िंदगी आपके बगैर ही जीता आया हूँ, पर आज आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। एक बार तो आकर मुझे सीने से लगा लें। अम्मी प्लीज़। माए क़यामत के दिन अपनी औलाद को दूध की बहती धारें बख्शेगी। मैं क्या रोज़े हशर भी खाली दामन लेकर आपके पास आऊँगा? कुछ तो मेरे पास भी हो अम्मी। अम्मी प्लीज़ अम्मी, अल्लाह के लिए। वो 27 साल का भरपूर जवान माँ को पुकारता छोटे बच्चे की तरह मचल मचल कर ऊंची आवाज़ में रो रहा था। तभी उसके दिल में दबी शदीद ख्वाहिश ने वाहमे का रूप धार लिया। खुली खिड़की से आती हवा ने उसकी पेशानी पर बिखरे बालों को समेटा था, मगर शयान को इस हवा पर नरम उंगलियों की लम्स का गुमान हुआ था। फिर उसे महसूस हुआ था कि उन्हीं उंगलियों ने उसके चेहरे पर से नमी को समेटा। उसने सख्ती से भींची अपनी आंखों को धीरे से खोल दिया। आंखों की धुंधलाहट ने एक पैकर को तराशा था। अम्मी। उसकी आवाज में इतना सुकून था जैसे भीड़ में बिछड़े बच्चे को अचानक ही माँ नजर आ जाए। मलिहा ने झुककर उसकी पेशानी पर होंठ रख दिए। 27 साल में पहली बार उसने ममता का लम्स महसूस किया था। उसे लगा उसके जलते तपते वजूद में किसी ने पानी के छींटे डाल दिए हों। उसने बेखुद होकर मलिहा की आगोश में सर रख दिया। उसके जुनून को करार आने लगा और एक सुकून से उसके रगों पे में सरायत कर गया, और वह धीरे धीरे आंखें मूंद गया। घर पहुंचते ही वजदान सीधे शयान के कमरे में आए थे। कमरे में फैली अबतरी पर नजर डालकर शयान के पास आ बैठे, जो कारपेट पर बेतरतीबी से लेटा बेसूद सा हो रहा था, और मलिहा की तस्वीर उसके दाएं गाल के नीचे दबी थी। उसके दोनों हाथों की पुष्ट पर जमे खून को देखकर वजदान की पेशानी पर शिकने उभर आईं। माँ पर गया है। उसकी दीवानगी भरी जज्बातियत पर वजदान हमेशा यही जुमला दोहराते थे। वो उठकर अपने कमरे में आए और अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर किचन में आ गए। स्टील के बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म किया, फिर उसे होल्डर से पकड़कर वापस शयान के पास आ गए और नीम गर्म पानी में डिटोल मिलाकर रुई भिगो भिगो कर उसके हाथों पर से जख्म साफ करने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स से मरहम निकाल कर लगाया, फिर दोनों हाथों पर बारी बारी पट्टी लपेट दी। इस काम से फारिग होकर वो उठे और तकिया तलाश करके शयान के सिरहाने दो जानू होकर बैठे, और आहिस्ता से उसका सर अपनी गोद में लेकर मलिहा की तस्वीर उसकी गाल के नीचे से निकाली और तकिया रखकर उसका सर तकिए पर डाल दिया। फिर वहीं बैठे शयान के बालों में उंगलियां चलाने लगे। आज वजदान को भी मलिहा बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। अगले दिन तानिया दिन चढ़े सोती रही, क्योंकि छुट्टी का दिन था, इसलिए किसी ने जगाया भी नहीं। 12 बजे उठी तो नाश्ते में सिर्फ चाय का कप ही लिया और बाद में सबके साथ दोपहर का खाना खाया। किसी भी तरह के सवाल जवाब से बचने के लिए वो सारा वक्त उमैर और उज़ैर के साथ रही, और खाने के बाद खुद ही क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बना लिया। उज़ैर बैटिंग कर रहा था, नूरुल हुदा बॉलिंग करा रहे थे, तानिया और उमैर फील्डर्स थे और बाबाजान अंपायर। मरियम स्टैंड में बैठे शायकीन की तरह नारे लगा रही थी। शाबाश! छक्का लगाओ इस बॉल पर। जब तक नूरुल हुदा खुद बेहोश होकर न गिर पड़े, विकेट नहीं छोड़ना। बॉलिंग के साथ भागते नूरुल हुदा रुके और उनकी तरफ देखकर कहा, ओ बीवी, अल्लाह का खौफ करो, शौहर का बहुत हक होता है। वो तुर्की बेतुर्की बोली, मैं सिर्फ बीवी ही नहीं, माँ भी हूँ, और माँ के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि बच्चों का बाप भी नहीं। कम ऑन उज़ैर, आज जरा अपने बाप के छक्के तो छुड़ाओ। उदास मत हो पापा। नूरुल हुदा की उतरी शक्ल देखकर तानिया उनसे बोली, बीवी न सही पर बेटी आपके साथ है। थैंक यू स्वीट हार्ट। वो मजलूमियत से बोले, मेंशन नॉट। बस आप जल्दी से उज़ैर को आउट कर दें, फिर मैं बैटिंग करूंगी। उमैर घूर कर बोला, देखा पापा, ये लालची खातून आखिर आपका साथ क्यों दे रही है। इधर आओ, तुम्हें बताती हूँ। वह नाक पर ऐनक सही करके उमैर पर झपटी। जिसको मार कुटाई करनी है शौक से कर ले, पर याद रखना, किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ओके ओके। बाबा जान की वार्निंग पर सब अपनी पोजीशन पर वापस चले गए। नूरुल हुदा फास्ट बॉलर थे। लंबे रनअप के साथ उन्होंने बॉल फेंकी, जिसे उजैर ने लॉन से बाहर भेज दी। एंड दैट्स अ सिक्स। अंपायर ने कमेंट्री की और मरियम तालियां बजाने लगी। बॉल के पीछे भागती तानिया ने सफ़ेद शलवार कमीज में वजदान को वॉचमैन के साथ गेट पर देखा तो ठटक कर रुक गई। फिर फौरन उसने पलट कर नूरुल हुदा और बाबा जान की तरफ देखा। वो लौपी वजदान को देख चुके थे। नूरुल हुदा ने वॉचमैन को आवाज़ लगाकर कहा, आने दो। वजदान इजाज़त मिलते ही उस तरफ आ गए। तानिया को उन्होंने कसकर नज़रअंदाज कर दिया था। नूरुल हुदा भी कुछ कदम आगे बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। वजदान ने अपनायत भरी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ मुसाफिया के लिए बढ़ाया, जिसे थामते हुए नूरुल हुदा के चेहरे पर वैसी ही अजनबियत थी जैसी बाबा जान के चेहरे पर थी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आदि भाई? ये हादी कौन है? उज़ैर ने आंखें नचाकर उमैर से पूछा। उसने कंधे उचकाकर लाइल्मी का इजहार कर दिया, मगर नूरुल हुदा चौंक गए थे। उन्होंने गौर से वजदान के चेहरे को देखा और पूछा, आप हैं कौन? उन्होंने धीरे से कहा,
मेरा नाम मजदान मुस्तफ़ा है। नूरुल हुदा और बाबा जान ठटक गए, जिसे महसूस करके भी वो बोले, शायद आपको याद ना हो, पर मैं आपसे एक बार पहले मिल चुका हूँ और आज हमारी दूसरी मुलाकात है। नूरुल हुदा ने गौर से उन्हें देखा। अगर तुम मजदान मुस्तफ़ा हो तो ये तो हमारी दूसरी नहीं बल्कि तीसरी मुलाकात है, और ये मानना मेरे लिए मुश्किल है कि तुम इस दूसरी मुलाकात को कभी भूल पाओगे। नूरुल हुदा ने ठहर ठहर कर कहा, बहुत सी यादें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान भुला नहीं पाता, मगर उन्हें भूल जाने की ख्वाहिश तो कर सकता है। उन्होंने जेर लब कहा, फिर नूरुल हुदा से बोले, मैं जानता हूँ हादी भाई, मुझसे मिलना आप और बाबा जान के लिए कुछ ऐसा खुशगवार भी नहीं, बल्कि शायद बाबा जान तो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते हों, लेकिन आप दोनों से मुलाकात बहुत ज़रूरी हो गई थी। नूरुल हुदा उन्हें देखते रहे, फिर तवक्कुफ के बाद कहा, आओ अंदर चलकर बात करते हैं। वो मुस्कुराए, फिर बाबा जान की तरफ मुड़े, जो उन्हें अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। ये मुलाकात आपके बगैर अधूरी है बाबा जान। वो अपनी जगह से हिले भी नहीं। आज तो उसे मौका दें बाबा जान कि ये अपनी बात कह सके। उन्हें खामोश देखकर नूरुल हुदा ने यासियत भरे अंदाज में इसरार किया था। बाबा जान की आंखें झिलमिला गईं। मजदान के चेहरे से नजर हटाते हुए वो आगे बढ़े। फिर वो तीनों साथ साथ चलते ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए। मामा, आप इन्हें जानती हैं? तानिया ने मरियम को खुद कुरेदा। नहीं। और आपने सुना मामा, वो पापा को हादी भाई कह रहे थे। उज़ैर ने पॉइंट आउट किया तो मरियम भी हैरत का इजहार करते हुए बोली, मैंने किसी को नूरुल हुदा के लिए ये नाम इस्तेमाल करते नहीं सुना। शायद पुराने मिलने वाले होंगे। उन्होंने कयास लगाया। एनीवे, मैं बहादुर को चाय का कह दूं। तानिया ने किसी को मुखातिब किए बगैर कहा और चलती हुई किचन में आ गई। बहादुर, एक ज़बरदस्त सी चाय और कुछ स्नैक्स अंदर ड्राइंग रूम में ले जाओ। एक खास मेहमान आया है। ठीक है जी, कहकर बहादुर चाय के इंतजामात करने लगा। किचन के दरवाजे तक आकर तानिया को एक ख्याल आया तो वो वापस पलटी और किचन टेबल पर चढ़कर बैठती बहादुर से बोली, पूछोगे नहीं कौन आया है? कौन आया है तानिया बीबी? तानिया की फरमाइश पर उसने पूछा। वो उसके रद्द अमल को सोचकर शरारत से बोली, मलिहा फारूकी के शोहर आए हैं। क्या? बहादुर ने बड़ा सा मुंह खोलकर उसे देखा। सच कह रही हूँ, और तुम्हारी मलिहा बीबी का एक बेटा भी है। वो बहादुर की हैरत से हिज उठाकर बोली तो बहादुर का खुला मुंह कुछ और खुल गया। मलिहा बीबी का बेटा? हम्म। तानिया ने सर हिलाकर उसकी शक्ल देखी, जो मुंह पर दोनों हाथ रखे तानिया को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। आप बीबी साहब के बारे में ही बात कर रही हैं ना? कर्नल साहब की बेटी के बारे में? हाँ, मैं तुम्हारी बीबी साहब के बारे में बात कर रही हूँ। मलिहा फारूकी के बारे में। क्या भूल गया उन्हें? वो एकदम ही अफसरदा सा हो गया था। वो ऐसी नहीं थी कि कोई उन्हें भूल जाता, पर यहाँ तो किसी ने उन्हें याद ही नहीं रखा। फिर उसने तानिया की तरफ देखकर अचंभे से कहा, लेकिन आपने ये अभी क्या बात कही? बीबी साहब का तो कोई बेटा नहीं है, और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। वो हंसी। नहीं बहादुर, मलिहा फारूकी की शादी हुई थी, और उनका एक बेटा भी है जो एएसपी है। जानते हो, एएसपी पुलिस का बड़ा अफसर होता है। होता होगा तानिया बीबी, मगर वो पुलिस वाला बीबी साहब का बेटा हो ही नहीं सकता। वो अड़ियलपन से बोला। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बीबी साहब मर गई थी। तानिया कितनी ही देर हंसती रही, फिर कहा, ठीक है वो मर गई थी, मगर मरने से पहले लोग शादी भी करते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। मगर तानिया बीबी, उनकी शादी नहीं हुई थी। वो अभी अड़ा हुआ था। तानिया छोटे बच्चे की तरफ से समझाने लगी, देखो, जब वो यहाँ से गई थी तो उनकी शादी नहीं हुई थी, मगर यहाँ से जाने के बाद उन्होंने वजदान मुस्तफ़ा से शादी कर ली थी। फिर उनका बेटा पैदा हुआ और वो मर गई। वो उलझ कर बोला, मगर बीवी साहब कहीं नहीं गई थी, इसी घर में उनकी मौत हुई थी और इसी घर से उनका जनाजा उठा था। क्या? अब की तानिया हैरान रह गई। जी तानिया बीबी, बीबी साहब कमारी मर गई थी, उनकी शादी तो कभी हुई ही नहीं थी। तानिया के सर में धमाके से होने लगे थे। वो आहिस्ता से टेबल से उतर गई और बहादुर कहता जा रहा था, पता नहीं तानिया बीबी, आपको किसी ने क्या बताया है, लेकिन हमें इस बारे में बात करने से सख्ती के साथ मना किया गया है। वो तो आपने मरने वाली के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी थी तो हम भी बोल पड़े, पर आप आगे हमसे कुछ ना पूछिएगा। और आगे रखा भी क्या है, वो बेचारी मर गई और सारी बातें ख़त्म हो गई। बड़ी नेक लड़की थी, अल्लाह जन्नत जन्नत नसीब करे। बातें ख़त्म नहीं हुई, उसने दिल में कहा, बातें तो शुरू हुई हैं। जब मलीहा ने दादा जान की किसी हुक्म से सरताबी नहीं की तो उसे गुमनाम क्यों कर दिया गया? उसकी मौत किन हालात में हुई, और क्यों उसे पुरस्कार बनाया जा रहा है? और सबसे अहम चीज़, ये बात क्यों मशहूर की गई कि वो वजदान मुस्तफ़ा की बीवी थी, और उनकी असल बीवी और शयान की माँ कौन है? और उसकी शख्सियत को क्यों छुपाया गया?
और क्यों शयान को ये यकीन दिलाया गया कि वो मलीहा का बेटा है? सवाल हर तरफ बिखरे थे पर जवाब कहीं नहीं था। वो लाउंज में आई और ड्राइंग रूम के ग्लास डोर से अंदर देखने लगी जहाँ से पर्दा हटा हुआ था। दादा जान सोफे पर बैठे बार बार पहलू बदल रहे थे और नूरुल हुदा वजदान के साथ बैठे उनके कंधे पर बाजू फैलाए धीरे धीरे बोलते वजदान की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वो पहले ही जानती थी कि नूरुल हुदा और बाबा जान कभी मलिहा के बारे में जबान नहीं खोलेंगे। अब उसने वजदान का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल कर लिया था। न जाने अब ये तीनों अंदर बैठे कौन सा स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं। वो तीन लोग जिन्हें मलिया ने सबसे ज्यादा चाहा था उसके बारे में सच बताने को तैयार नहीं। पता नहीं उसकी जात पर झूठ के पर्दे क्यों डाले गए। कोई है तो उसे बेटी मानने को तैयार नहीं और कोई कहता है कि उसके बच्चे की माँ थी। क्या गोरख धंधा है। वो चलते हुए सोफे पर आ बैठी। कहानी के चार बुनियादी किरदारों में से एक मौत की आगोश में चला गया और बाकी तीन जो भी बोलेंगे वो सच नहीं होगा। मगर शायद कहानी का कोई सामने किरदार सच बोलने पर आमादा हो जाए। जैसे जैसे सुमेरा। ऑफ कोर्स। उसने अपने ख्याल की तायीद की। सुमेरा को ज़रूर पता होगा कि मलिहा की मौत क्यों और कैसे हुई। अगर ये पता चल जाए तो बाकी की उलझनें भी सुलझ जाएंगी। लेकिन सुमेरा को मैं कहाँ से ढूंढूंगी। मैंने तो कभी मलिहा के ननिहाल में से किसी शख्स को कस्बे फारूकी में आता जाता नहीं देखा। तो फिर सुमेरा से मैं कैसे मिलूंगी। वो सोचने लगी। मेरी मम्मी शायान की मदर की कज़न है। तानी को अचानक फायदा की बात याद आई और उछल कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। ओह माय गॉड। फायजा और शायान की माँ आपस में कजन्स थीं। शायान की माँ की हैसियत से तो सब मलिहा को ही जानते हैं और फायदा की माँ है सुमेरा आंटी। और फायजा आफाक यानी सुमेरा आफाक। इट्स रियली अमेजिंग। वो हंसने लगी। मैं 3 साल से इस घर में जा रही हूँ जिसके रहने वालों का रिश्ता कस्बे फारूकी से बरसों पहले ख़त्म हो चुका है। और जवाद के एंगेजमेंट वाले दिन आफाक अंकल पापा के नाम पर चौंके भी तो थे। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। और अब आगे की कहानी सुमेरा आंटी सुनाएंगी। वो जोश में चलती अपने कमरे से गाड़ी की चाबी उठाकर पोर्च में आ गई। और कुछ ही देर में वो फायजा के घर पर थी। फायजा ने उसे देखा तो हैरान रह गई। तुम? हाँ मैं। लेकिन तुम इस कदर हैरान क्यों हो? तुम्हें पता है रात तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? फायजा अनसुनी करते हुए बोली। मैं शुरू से ही चाहती थी कि तुम्हारी और शयान की शादी हो जाए। और शयान को तुम्हारे पापा का नाम सुनकर ही ऊट पटांग किस्म के खौफ सताने लगे थे। और कल मैंने शयान को झूठ बोलकर इसीलिए बुलवाया था कि तुम दोनों आमने सामने बैठकर बात करोगे तो शायद उसके दिमाग से खौफ निकल जाए। फिर तुम इसकी बात मान गई तो आखिरी हल यही बचा था कि मैं वजदान अंकल को सब बता दूं। और मैंने उन्हें सब बता दिया। अच्छा, तो इसलिए वो पापा और दादा जान से मिलने घर आ पहुंचे। मैं भी हैरान थी कि इतने सालों में तो वो कभी दादा जान से मिलने नहीं आए, तो आज क्या वजह हो सकती है? क्या? वजदान अंकल तुम्हारे घर आए थे? फायजा पूछने लगी। आए थे नहीं, इस वक्त भी वो कस्बे फारूकी में मौजूद हैं। बहुत बदइखलाक हो। इतने बरसों बाद वो तुम लोगों से मिलने आए और तुम उन्हें छोड़कर यहाँ चली आई। फायजा ने उसे सरजनिश की। उनके पापा और दादा जान के साथ खुफिया मीटिंग चल रही है। इसलिए मेरी इस बदइखलाकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सुनो, मैं आज खास तौर पर आंटी से मिलने आई हूँ, उन्हें कमरे में बुला लो। वो अपने मतलब की बात पर आ गई। खैरियत? फायजा ने पूछा। हाँ बस तुम उन्हें बुला लो। ठीक है, वो कहकर उठी और रूम से चली गई। फैज़ा बता रही थी तुम खास तौर पर मुझसे मिलने आई हो। बेड पर बैठने के बाद वो मोहतात अंदाज में बोली। जी आंटी, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। कहो। 1 मिनट। उनकी इजाज़त पाकर उसने फ़ायदा की तरफ रुख किया। फ़ायज़ा, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। वह हैरान तो हुई मगर फ़ौरन ही जाने को खड़ी भी हो गई। मैं चाय बना कर लाती हूँ। किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ख्याल रखना जब तक मैं कमरे का दरवाज़ा खोल न दूँ कोई हमें डिस्टर्ब न करे। जैसा तुम कहो। वह कहकर बाहर निकल गई और जाते जाते दरवाज़ा भी बंद कर गई। जी तो शुरू करें। उसने सुमेरा की तरफ देखकर कहा। तानिया ने महसूस किया कि वो कुछ मुस्तरब सी थी। मुझे जानती हैं। उन्हें खामोश देखकर तानिया ने सवाल किया। सुमेरा उसके लहजे से समझ गई कि उस सवाल का मतलब क्या था और कहा। तुम नूरुल हुदा की बेटी हो। और आप इफ्तिखार हसन की बेटी हैं। तानिया ने उनके चुप होते ही कहा। मेरा मतलब है मलीहा के मामू इफ्तिखार हसन की बेटी। तुम्हें फायजा ने बताया होगा। उन्होंने फौरन कयास लगाया। नहीं, मुझे मलीहा ने बताया है। सुमेरा ने इस तरह उसे देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो मगर बहस नहीं की। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मगर अब लग रहा है मुझे इस रवैये पर एक बार फिर गौर कर लेना चाहिए। वो दानिस्ता बदलिहाज हुई। और इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? वह नागवारी से गोया हुई। कोई शर्म नहीं आती? तानिया एकदम से भड़क उठी।
جو لڑکی آپ کو اپنی بہن کی طرح سمجھتی تھی، آپ اس پر بہتان لگاتی ہیں کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ملیحہ گھر سے بھاگی تھی، وہ بل کھا کر بولی۔ تو پھر ملیحہ اور وجدان کی شادی کیوں کر ہوئی؟ وہ پوچھنے لگی۔ ملیحہ کا اپنے بابا جان کے ساتھ اس ایشو پر جھگڑا ہو گیا تھا، پھر بات بڑھ گئی اور ان حالات میں اسے گھر چھوڑ کر یہاں آنا پڑا۔ بعد میں ابو اور چاچو نے دونوں میں صلح کی کوشش بھی کی، مگر پھوپھا جان نے کہہ دیا کہ ملیحہ ان کے لیے مر چکی ہے۔ اس کے بعد سب کو یہی مناسب لگا کہ ملیحہ کی شادی وجدان سے کر دی جائے۔ وہ وجدان کے ساتھ بھاگی نہیں تھی، اسے باقاعدہ رخصت کیا گیا تھا۔ وہ غصے سے چبا چبا کر بولی۔ تانیہ نے سکون سے ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا، پھر کہا، ان کا انتقال کیسے ہوا؟ وہ ایک پل کو رکی اور کہا، شایان کی پیدائش پر ملیحہ کی وفات ہو گئی تھی۔ مگر کس طرح؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سمیرا زچ ہو گئی۔ بچے پیدا کرتے وقت اکثر عورتیں مر جاتی ہیں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ حیران ہونے کی بات تو ہے نا؟ ان کی بات پر غور کرتے ہوئے وہ اٹھی اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں بازو لپیٹ کر کہا، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ سمیرا اچنبے سے بولی تو تانیہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولی، اگر ایک ایسی عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے مر جائے جس کے ہاں کبھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو سن کر حیرت تو ہوگی۔ اس بار سمیرا کچھ بول نہیں پائی۔ ملیحہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے بڑے سکون سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، ایک ایسی لڑکی جو مر چکی ہے، اس کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ کہ وہ کسی کی بیوی اور کسی کے بچے کی ماں تھی، بولتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ وہ چپ ہوئی، پھر طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، لیکن آپ کیا کسی مرے ہوئے کا لحاظ کریں گی جب آپ نے زندہ لوگوں کا لحاظ نہیں کیا؟ شایان کے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ جسے وہ ماں سمجھتا ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے، اگر پتہ چل جائے اسے تو اس کی کیا حالت ہو؟ اور وہ بدنصیب ماں جس نے اسے پیدا کیا ہے، اس پر کتنا ظلم کیا ہے آپ سب نے، اور آج میری زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی برباد ہو رہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ملیحہ فاروقی کا بیٹا ہے، شایان مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور میں ایسا جان کر بھی اسے بتا نہیں سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ کبھی نہیں سہ پائے گا کہ جس باپ سے وہ اتنی محبت کرتا ہے، اسی نے اس کی ماں کی شناخت کے حوالے سے اسے دھوکا دیا۔ وہ رکی اور شکایتی نگاہوں سے سمیرا کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں سے اب آنسو گرنے لگے تھے۔ دادا جان، پاپا، وجدان اور آپ، ملیحہ نے ہر ایک سے محبت کی، اور اس کے مرنے کے بعد آپ سب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ پاپا اور دادا جان یوں اس کے ذکر سے لاتعلق ہو گئے جیسے وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اور وجدان جو ملیحہ کے لیے یقین کا چہرہ تھا، اس کے چہرے کو دھوکا بنا کر اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتے رہے، اور آپ نے وجدان کو ایسا کرنے دیا۔ کس قدر بدنصیب تھی وہ! اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ سمیرا کے آنسو اور بھی شدت سے بہنے لگے، مگر تانیہ اس پر ترس کھائے بغیر بولتی رہی، جھوٹ کا یہ محل کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بتائیں، میری اور شایان کی زندگی کو برباد کرنے کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ جواب دیں، یا دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے؟ استہزائی انداز میں کہتے ہوئے اس کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ آج تو آنسو بہا رہی ہیں، مگر جب ملیحہ کی موت کا تماشا بنا رہی تھی، اس وقت آپ کے آنسو کہاں تھے؟ میں نے ملیحہ کی موت کو تماشا نہیں بنایا، وہ چلا اٹھی۔ ہاں، وہ بدنصیب تھی، مگر کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ پھر وہ آنسو پوچھے بغیر ہولے سے بولنے لگی، مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ ملیحہ مر چکی ہے۔ کس نے سوچا تھا وہ اس طرح مر جائے گی؟ جیتے جی کبھی نہیں ستایا، اور مر کر سب کے لیے عمر بھر کا عذاب بن گئی۔ انہوں نے تانیہ کی طرف دیکھا، یہ کوئی پریوں کی داستان نہیں جسے سننے کی شوق میں تم یہاں چلی آئیں۔ جانتی ہوں یہ پریوں کی داستان نہیں ہے، مگر پری کی داستان تو ہے جو جادو نگری میں کھو گئی۔ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے تانیہ نے اس بار آسان سے کہا تھا۔ سمیرا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور دھیرے دھیرے ماضی کے پردے ہٹانے لگی۔ آفاق چونک تو تبھی گیا تھا جب اس نے شام کے پس منظر میں ملیحہ اور وجدان کو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے دیکھا تھا، مگر اسے خود کو کسی بھی قیاس آرائی سے محفوظ رکھا۔ وہ ملیحہ اور وجدان دونوں کو ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ ملیحہ سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی تھی، اور وجدان بھی سلجھے مزاج کے شخص تھا جو اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتا تھا۔ آفاق نے اسے کبھی لڑکیوں میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں سے ہی کسی نادانی کی امید رکھنا فضول تھا۔ بعد کے دنوں میں آفاق نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بنیازی برتتے ہی دیکھا، مگر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ پوری جان سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں۔ پھر وہ لمحوں کی بے اختیاریاں بھی آفاق سے چھپی نہ رہ سکیں، لیکن وہ مستقل انہیں اپنا وہم سمجھ کر جھٹکتا رہا۔ مگر جس دن نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آئے تھے، آفاق نے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ آفاق اسے باہر گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو بھی وجدان وہیں کھڑا تھا۔ کہاں کھو گئے؟ وجدان نے اپنے خیال سے ابھر کر آفاق کو دیکھا۔ میں نہیں کھویا، دل کھو گیا ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ آفاق سنجیدہ ہوا۔ وجدان نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، مذاق کر رہا ہوں، اور اب اندر چلو، یہاں تو بہت دھوپ ہے۔ وجدان بات بدل گیا تھا، لیکن آفاق کو یقین ہو گیا کہ ان دو سلجھے ہوئے لوگوں کے درمیان کوئی الجھا ہوا سا تعلق ضرور ہے۔
وہ वजदान से इस बारे में खुलकर बात करना चाहता था, मगर उस रोज़ मौका नहीं मिल सका और अगले दिन आफाक और सुमेरा हनीमून के लिए शुमाली इलाका जा चले गए। फिर 10 दिन बाद उनकी वापसी हुई। दूसरे ही दिन वो वजदान से मिलने अपने पापा के ऑफिस गया था, मगर वो वहाँ मिला ही नहीं तो वापस आ गया। आज ऑफिस आए थे। रात को डाइनिंग टेबल पर खाने के दौरान मुनीर हसन ने आफाक से पूछा, वजदान से मिलने गया था और जनाब वहाँ थे नहीं। उसकी बात काट कर मुनीर हसन ने उसकी बात पूरी की। आफाक खामोशी से खाना खाने लगा। क्या कहता? वो तो वजदान के लिए बेहद परेशान था। अगले दिन ऑफिस से वापसी पर उसके घर चला गया, मगर वो घर पर नहीं था। आफाक उसके नाम मैसेज छोड़ आया, लेकिन वजदान हनूज लापता ही रहा। तो इसी पॉइंट पे करते हैं आज की एपिसोड को ख़त्म। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नोवेल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।